हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन अंतिम भाग। तो दोस्तों, आज हमारा इस कहानी का अंतिम भाग है। प्लीज़ आप सभी लोग आगे कहानी ज़रूर पढ़ते रहिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था। रणवीर अवनी की आंखों में देखकर बोलता है कि आई एम सॉरी जान, क्या आप अपने हबी को माफ़ नहीं कर सकते? क्योंकि अवनी से रणवीर 2 महीने दूर रहा था। अवनी रणवीर की बात सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी रणवीर ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे छोड़ा और अपनी बाहें खोल दी, जिसे अवनी को वो इंसेंटली देखने लगा। अवनी भी उसे ही देख रही थी। अब देखते हैं आगे। उसको देखकर अवनी ने रोती हुई सूरत बनाई, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो अचानक ही भागते हुए रणवीर की बाहों में चली गई और वो रोते हुए उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथ मारते हुए बोलती है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। आपने हमें इतने दिनों तक कैसे दूर रखा अपने आप से? एक बार भी हमसे नहीं बात की और ना ही हमारे मैसेज का कोई रिप्लाई किया। अवनी रणवीर से शिकायत कर रही थी कि तभी रणवीर ने हल्का सा अवनी को खुद से दूर किया और उसकी नेक में अपना हाथ डालकर उसे किस कर दिया। तो अवनी, जो अब तक रणवीर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, वो धीरे धीरे राहत की सांस लेने लगती है। तो रणवीर की किस में अभी उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसकी सारी नाराज़गी दूर हो रही थी, जिसके लिए अवनी 2 महीनों से तड़प रही थी। रणवीर ने ऐसे ही किस करते हुए अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे किस करते हुए सीधा रूम की तरफ लेकर जाने लगा। सबके चेहरे पर उन्हें देखकर अभी मुस्कान बिखर चुकी थी, पर राहुल, जो अभी मन ही मन अवनी को पसंद करने लगा था, उसका दिल जुड़ने से पहले ही टूट गया था। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था उन दोनों को ऐसे देखकर। उसको देख रूही राहुल से बोलती है कि वो मिस्टर रॉय हैं, अभी के हस्बैंड। शौक लगा ना, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती थी उसके सपने देखना बंद करो। वो किसी और की अमानत है। वो तो अच्छा है कि जीजू के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ अवनी ज़रूरी है, वरना तेरा क्या होता ये तो कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि मिस्टर रॉय अवनी के करीब किसी को भी देख नहीं सकते हैं। या तो उसे जान से मार देते हैं या तो सब पागल ही कर देते हैं। इधर अवनी का रूम था, जहां अवनी इस वक्त रणवीर की बाहों में ही थी। रणवीर उसे कमरे में लेकर आया और सीधा बेड पर अवनी को अपने लैप पर बैठाते हुए अपनी नर्म आवाज़ में बोला, जान, आई एम सॉरी। फिर से हम आपको सॉरी बोल रहे हैं। आपके हबी बहुत ही बुरे हैं। हमें आपको बिना बताए ऐसे नहीं जाना चाहिए था। सॉरी जान, रियली सॉरी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आप हमें बिल्कुल भी माफ़ मत करना अगर आप नहीं चाहती हैं तो। लेकिन हमसे बात तो करिए, हमें आपकी आवाज़ सुननी है। पूरे 2 महीने से हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है। प्लीज़ कुछ तो बोलिए जान। आई एम सॉरी। आप हमें पनिश भी करिए, काफ़ी देर हो गई है। तो अवनी अभी रणवीर की बाहों में ही सुबक रही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो वहीं रणवीर उसको देखकर अंदर ही अंदर अभी टूटा जा रहा था। उसको अवनी की आवाज़ सुननी थी, पर वो बार बार सॉरी बोले जा रहा था। मगर अवनी अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, जिसका असर तो अवनी पर अभी थोड़ा सा हुआ था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, जिस पर वो इतनी जल्दी विश्वास करना उसे आसान नहीं लग रहा था। क्योंकि पूरे 2 महीने तक वो रणवीर के लिए तड़प रही थी, उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रणवीर उसके लिए तड़प रहा था, वो अभी भी उसी तरह से माफ़ी मांगते जा रहा था, जैसे वो हमेशा से मांगता आया था। बिल्कुल किसी तोते की तरह जो एकदम से रट लगा रहा था। अब तक अवनी भी बहुत कुछ शांत कर चुकी थी अपने आप को। जब रणवीर ने एक बार और सॉरी बोलने को हुआ, तभी अचानक से अवनी आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और ऐसे ही धीरे धीरे वो छोटी सी किस डीप में बदल जाती है। दोनों ही एक दूसरे की बेइंतहा किस कर रहे थे, जिसको बाद में रणवीर ने ब्रेथलेस बना दिया था। तो अवनी को अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद भी उसके करीब आने के लिए बेसब्र थी, क्योंकि करीबन 20 मिनट की किस के बाद रणवीर ने
उसे छोड़ा था और फिर बिना रुके ही बोला, आई लव यू जान, अब हम आपसे कभी भी दूर नहीं जाएंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी ने रणवीर की आंखों में देखते हुए बहुत ही इनोसेंटली पूछा, आप इतने दिनों तक कहाँ पर गए थे, वो भी हमें बिना बताए, आपने हमें बताया क्यों नहीं, पहले हमें ये बताइए। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अवनी के माथे में अपना माथा जोड़कर बहुत ही इंटेंस वॉइस में कहा, अगर हम कहें कि हम नहीं बता सकते तो क्या आप हमें माफ़ नहीं करेंगी जान, प्लीज़ पहले हमें ये बताइए। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी ने बिना देरी किए कहा, अगर ऐसा कुछ है जिसे आप हमें नहीं बता सकते तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आप हमें ये ज़रूर बताओ कि आपने हमें कॉल क्यों नहीं किया और ना ही हमारे कॉल का रिप्लाई किया, क्या आपकी कोई और गर्लफ्रेंड है जिसके पास आप गए थे हमें छोड़कर। तो अवनी की ये बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एकदम से मुस्कुराते हुए अवनी को बेड पर लेटाते हुए बोलता है कि हमारी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई भी लड़की नहीं है जान, और हमें सिर्फ हमारी जान ही चाहिए, वो भी अगले हर जन्म के लिए। तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। रणवीर की बात सुनकर अवनी तो जैसे खरगोश की तरह एकदम खामोश हो गई। इतना कहते ही रणवीर ने अवनी के पेट पर अपना हाथ हल्के से रखा और उसे रब करते हुए उसकी नेक पर अपने होंठ रख दिए और उसे सॉफ्ट किस करते हुए बोला, जान क्या आपने अपने हबी को अभी तक माफ़ नहीं किया, बोलिए जान। तो रणवीर की बात का अभी अवनी ने जवाब नहीं दिया था। वो सोच रही थी, वो अपनी आंखें कसकर बंद करके धीरे से गहरी सांस ले रही थी। तभी रणवीर की हरकतें अभी उसे और परेशान कर रही थी। वो बेसब्र हो रही थी और रणवीर जानबूझकर उसे ये दर्द दे रहा था। वो थोड़ा खामोश थी और उसकी खामोशी महसूस करके रणवीर ने उसके चेहरे को देखा और फिर डेविल मुस्कान के साथ अवनी के कानों में धीरे से बोला, डेड आई कंटिन्यू जान, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अवनी रणवीर की थोड़ा सा धक्का देकर बेड पर उठकर बैठ गई, जिससे उसे कुछ याद आता है और उसके चेहरे की परेशानी रणवीर एकदम से पढ़ सकता था। वो उसको ऐसे देखते हुए उसके कंधों को पकड़कर बोलता है कि जान ये गलत है ना, हम इतने दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं और आपको आपकी बाकी सारी चीज़ों की पड़ी हुई है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी अपनी आंखें छोटी करके इनोसेंटली बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया, पहले आप हमें बताइए। सब खड़े थे वहाँ पर, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर ने फिर से उसको बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आके सेडिफिक वॉइस में बोला कि जान आपको नाराज़गी जताने का बिल्कुल भी हक है, पर ज़्यादा नहीं, और आपको सबकी पड़ी है। इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है, समझिए आप, और इसीलिए अभी आप बाकी सब कुछ छोड़िए और हमें आप चाहिए, वो भी बेहद से बेहद करीब। इतना कहते ही रणवीर ने अवनी के होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया और उसे किस करने लगा। अवनी जो रणवीर का साथ देना चाहती थी वो देने लगती है। अवनी ने रणवीर की इस बात को आज अच्छे से समझ लिया था कि इसके अचानक बदलने से वो हैरान रह गई थी। दो दिल जो इतने दिनों से तड़प रहे थे, एक दूसरे से दूर थे, आज एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे को सुकून फील करा रहे थे और उस सुकून में दिलों की हर दीवार को मिटाते चले जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद दोनों ही सारी दूरियां मिटाकर एक हो चुके थे। दिन में अंधेरे की तरह लगने वाले कमरे में भी सफ़ेद चादर के अंदर एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे में खोए हुए थे दो शख्स। दोनों के कपड़े अभी ज़मीन पर गिरे हुए थे, तो वहाँ का माहौल अभी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था, जिसमें अवनी की सिसकियाँ और रणवीर की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों अभी पूरी तरह से सब कुछ भूल कर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। और उन दोनों की ये नज़दीकी कब शाम से रात में बदल गई उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। आज रणवीर पूरी तरह से अवनी को प्यार कर चुका था। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। शांति हाउस में अभी पूरा परिवार इस वक्त लिविंग एरिया में मौजूद था और सबके चेहरे पर अभी परेशानी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सभी परेशान हैं। सबके बीचों बीच सोफे पर इस वक्त दादू बैठे हुए थे, जिनके सिर पर अभी हल्की सी चोट लगी थी और सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी और जख्म वाला निशान अभी लाल हो चुका था। सबकी नज़र उन पर ही थी, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर सबके अंदर अभी बहुत बड़ा तूफान उबड़ रहा था। सब बहुत हैरान थे, जिसके
चलते दादू, जिनकी आंखें अभी नम हो चुकी थी, एक ऐसा सच था जो आज उनके सामने आया था, जिनका सामना शायद वो कभी भी नहीं करना चाहते थे, भूल कर भी। उनकी हालत अभी ठीक नहीं थी और बुढ़ापा भी था। उस बुढ़ापे के चलते एकदम से वो एक टूट कर बिखरते हुए सबसे बोलते हैं कि काश, काश मैंने उस वक्त वीर पर यकीन किया होता, तो आज शायद मेरा पोता राजवीर हमारे साथ ही होता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, सारी गलती मेरी है, सब गलती मेरी है। तो दादू की बात सुनकर विजय जी उनके कंधे पर अपना हाथ रखते बोलते हैं, डैड ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ है ना वो होना ही था, इसीलिए वो सब कुछ हुआ था। और जिसकी भी गलती थी ना, तो डैड वीर ने उसे सजा भी दे दी है। अब ऐसा कोई भी नहीं बचा है दुनिया में जो उस हादसे में शामिल ना हो और वो जिंदा हो। ये 2 महीने उसने अपने जुड़वा भाई को ही दिए हैं ताकि वो उनके कातिलों का बदला ले सके। वीर ने सबको खत्म कर दिया है, सबको। विजय जी की बात सुनकर दादू नम आंखों से उन्हें देखते हुए बोलते हैं कि बहुत खुश नसीब हूँ मैं, जो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। ये जानने के बाद भी कि सारी जिद और गलती की वजह से ही हुआ है, वो भी मेरी। वो बोल ही रहे थे कि तभी काव्या जी उन्हें देखकर सख्त आवाज़ में बोली, बस बस बहुत हुआ डैड जी, अब अगर आपने खुद को दोष दिया ना, तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। आपकी गलती नहीं है, आपने तो बस अपने पोते के बारे में ही सोचा था, हमारे अच्छे के लिए, और ये हमारे दुश्मनों की चाल थी जिसके लिए आप खुद को अभी दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर हमारे राजवीर को मारा था। सब बातों के बारे में आप सोचकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। उस वक्त दादाजी की जीत की वजह से राजवीर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, पर ये चाल थी दुश्मनों की जो उनकी फितरत से वाकिफ थे और ऐसा करने पर वो मजबूत थे। पर वक्त किसी का नहीं होता है। उस वक्त जरिया भले ही विक्रम राय थे, पर किया धरा तो सब उनके दुश्मनों का था जो उनके परिवार को खत्म करना चाहते थे। मगर विक्रम राय उस चीज़ से अनजान थे। उनकी प्लानिंग थी जिसके लिए सब ने मना किया था, पर कहते हैं ना, होने को तो कोई नहीं टाल सकता है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उस वक्त वो जो होना था वो हो ही गया था। हमें आज में जीना चाहिए डैड। जो बाकी घर वाले बता रहे हैं सब आपकी तरफ हैं, आप क्यों अपने आप को दोषी कह रहे हैं? सब ने दादू को बहुत समझाया और काफ़ी देर तक बात करने के बाद अपने अपने कमरे में सभी चले जाते हैं। तो कमरे में जाने के बाद दादू ने अपना फ़ोन लिया और अपनी नम आंखों से किसी को कॉल किया। तो उन्होंने रणवीर को कॉल करने के बाद थोड़ी देर बाद जब कॉल पिक हुआ तो दादू धीरे आवाज़ में बोले, वीर आई एम सॉरी। मैं उनकी बात खत्म होती उससे पहले ही रणवीर उन्हें गुस्से में बोला, विक्रम राय को सॉरी शोभा नहीं देता है। वो अगर गलती भी करे ना तो उसके पीछे वजह ही होती है। तो दादू प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, आपके पास सबसे बड़ी वजह थी दादू, राज। कम से कम उसके लिए आप सॉरी तो नहीं बोलेंगे प्लीज़, हमें आपकी सॉरी नहीं चाहिए। तभी दादू रणवीर की बात सुनकर हल्का मुस्कुराए और बोले, नहीं नहीं बोलूँगा, पर तुम और बहू घर कब आओगे ना? तो उनकी बात सुनकर रणवीर ने बेड पर सो रही अवनी को देखा और फिर दादाजी से कहा कि हाँ, मैं आना तो चाहता हूँ। मैं और जान वहाँ पर तभी आएंगे जब आप हमारी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ करवाएंगे, वो भी पूरी दुनिया के सामने। तभी हम दोनों वहाँ पर आएंगे। मैं अब जान को छुपा कर नहीं रखना चाहता हूँ दादू। तो रणवीर की बात सुनकर दादू ने हल्का मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, मैं सुबह ही पंडित जी को बुलाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता हूँ, तब तो तुम आ सकते हो ना हमारी बहू को लेकर। तो रणवीर ने उनकी बात को सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कॉल को कट कर दिया। वो अवनी के पास आया जो अभी गहरी नींद में सो रही थी। इस वक्त उसके ऊपर सिर्फ सफ़ेद चादर मौजूद थी जो उसके सीने तक आ रही थी। उसने कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि रणवीर और अवनी यहाँ सारी हदें पार कर चुके थे। रणवीर भी इस वक्त सिर्फ अपने ट्राउज़र में ही था। वो अपना फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखता है और फिर अवनी के पास आकर लेट जाता है, अवनी को अपनी बाहों में भरता है और गहरी नींद में दोनों ही सो जाते हैं।
इधर अभी अगली सुबह थी। सुबह के 9 बजे का समय था। अवनी अभी कसमसाते हुए अपनी नींद से उठी ही थी कि और उसने आसपास देखा तो उसकी आंखों में अभी नींद थी और शरीर में हल्का सा दर्द मौजूद था, जो शायद रात की नज़दीकियों को बयां कर रहा था। तो अवनी ने अभी चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वहां पर उसे रणवीर कहीं पर भी नज़र नहीं आया। तभी उसे फिर से कुछ सोचने पे कुछ मजबूर हो गई। कल की बात याद करके अवनी के चेहरे पर अभी घबराहट के भाव आ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रणवीर फिर से कहीं उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। वो उठकर बाहर की तरफ आई तो उसने अभी रोनी सूरत बनाकर पूरे पैलेस के रास्ते में देखा, जहां पर उसकी नज़र अभी हॉल में बैठे शख्स पर जाती है। वो भागकर उसकी गोद में आकर बैठ गई और वो उसे कसकर अपने गले लगाने लगी। तो अवनी ने अभी रोते हुए रणवीर से कहा, आप हमें छोड़कर क्यों आए? बताइए, आपको पता है ना कि हमें लगा कि आप फिर से हमसे दूर चले गए हैं। हम नहीं रह सकते आपके बिना। आप सच में अब बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए हो। तो अवनी अब तक रोने की कगार पर आ ही चुकी थी, जिस पर अभी महसूस करके रणवीर ने उसकी पीठ को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि जान, हम यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं हम आपको छोड़कर। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने अपना प्यारा सा चेहरा बाहर निकाला और कहा कि सच में नहीं जा रहे हैं ना आप हमें छोड़कर? तो रणवीर ने अभी प्यार से ना में अपना सिर हिलाया और तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। रणवीर ने अवनी से कहा कि व्हाट इज़ दिस जान, ऐसे बाहर कौन आता है भला? रणवीर की बात सुनकर अवनी ने नीचे देखा और फिर सामने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, जिसमें से अवनी दिखाई तो नहीं दे रही थी पर उसका चेहरा अभी अच्छे से दिख रहा था। तो रणवीर अभी 2 महीने से काम नहीं कर पा रहा था, तो सुबह ही उसने अपनी मीटिंग करने का सोचा था और ये इसीलिए ही था कि शायद अवनी को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही काम कर रहा था। तो अवनी ने देखा तो वो करीबन 5-6 लोगों थे जो अभी मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अभी सबके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी। आज पहली बार रणवीर राय को एक बच्ची जैसी दिखने वाली लड़की को इतना ज़्यादा पैम्पर करते हुए देखा जा रहा था। रणवीर हमेशा से अवनी को एक क्यूट गर्ल की तरह ही रखता था। तो अवनी ने भी अपना चेहरा भी रणवीर के सीने में ही छुपाया हुआ था और वो धीरे धीरे से बोलती है कि सॉरी, हमें नहीं पता था कि आपकी ये मीटिंग चल रही है। अवनी की मीठी सी आवाज़ सुनकर मीटिंग में वो बैठी एक महिला, जो शायद स्टेट की मंत्री थी, वो रणवीर से पूछते हुए बोलती है कि मिस्टर राय, हु इज़ दिस प्रिटी गर्ल? तो उनके सवाल पर रणवीर ने जवाब दिया, शी इज़ माई लिटिल वाइफ। तो अवनी, रणवीर राय नाम है इनका। तो रणवीर की बात सुनकर सब अभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे। वो लेडी फिर से बोलती है कि पर आपकी शादी के बारे में हमने तो कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी है। लगता है आपने सीक्रेट मैरिज की है और लगता है शायद हमने मौका मिस कर दिया है आपकी शादी का। तो अब क्या ही कर सकते हैं हम? तो उनकी बात सुनकर रणवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि नो डोंट वरी, हम फिर से शादी कर रहे हैं तो उसमें आप सभी इनवाइटेड हैं। आपको इनविटेशन कार्ड भी भिजवा दूंगा। ऑल फैमिली मोस्ट वेलकम टू अटेंड अवर वेडिंग। तो उनकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा सब खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तो अपनी बात ख़त्म करके रणवीर ने मीटिंग ऑफ की और फिर अवनी का चेहरा अपने सीने से बाहर निकालते हुए कहा कि जान, आप ना 2 महीने में बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई हो। ये ऐसे कैसे बाहर आ सकती हो आप? बोलिए, हम मीटिंग कर रहे थे ना, आपको सब ने देख लिया। तो अवनी ने अपना मुंह बनाया और फिर रणवीर को गोद से उठते हुए बोली कि बहुत बड़े वाले मॉनिस्टर हैं आप, हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। हम क्यों भला आपसे बात कर रहे हैं? तो अवनी को जाता देख रणवीर हल्के से मुस्कुराया और उसको झटके से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, मेरी बीवी गुस्से में है और भी ज़्यादा हॉट लगने लगती है जब तुम गुस्से में होती हो जान, और ऐसे में बीवी को मनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बताइए कि बेगम क्या करें हम आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए? रणवीर उसे अभी रूम की तरफ ले जा रहा था और वो उसे ही देखकर ये सब कुछ बोल रहा था। तो उसकी बात सुनकर अवनी ने सुना और फिर अवनी ने उसके कानों के करीब जाकर धीरे से कुछ कहा और वो हल्के से पीछे हो गई। पर जैसे ही रणवीर ने उसकी बात सुनी वो तो पूरी तरह से हैरान हो गया। उसे तो नहीं लगा था
उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी लिटिल रैबिट जान ऐसा भी कुछ कहेगी। तभी रणवीर अवनी को अपनी गोद में उठाकर सीधा रूम में लेकर आ गया और अवनी ने जो अभी अपनी पीठ रणवीर के सीने से टिका दी थी, रणवीर अपने हाथ उसके सीने पर ले गया और उसके हाथों को दूर करने लगा। अवनी की इस अदा पर रणवीर खुद को रोक नहीं पाया और अगले ही पल उसने जल्दी से अवनी को अपने नीचे करा और उसके ऊपर आ गया। तो अवनी की धड़कनें जो तेज तेज से धड़कने लगी थी, उसने अपनी आंखें कसकर बंद करी और उस पर रणवीर के लिए वो तड़प साफ झलक रही थी। तो रणवीर ने उसके होंठों पर अभी लाइट किस की और कहा कि दिस टाइम आई एम नॉट बी जेंटल जान, सॉरी आई विल बी वाइल्ड जान। जैसे ही रणवीर की ये बात अवनी के कानों में गई तो उसका चेहरा अभी शर्म की जगह हैरानी से भर गया था। इससे पहले वो अभी कुछ भी रिएक्ट कर पाती, रणवीर ने अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ दिए और फिर उसे वो बेइंतहा किस करने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी पर रणवीर ने उसको कहने का मौका भी नहीं दिया और उसे बेइंतहा प्यार करने लगा। तो रणवीर के कहने का मतलब जो भी था वो अच्छे से समझ गई थी। तभी अचानक ही अवनी की आंखों में आंसू बहने लगे। तो रणवीर सच में अभी उसके साथ वाइल्ड ही था जैसा उसने कहा था। रात को जब वो करीब आए थे तो उस वक्त रणवीर ने अवनी को बिल्कुल भी दर्द का एहसास नहीं होने दिया था, पर जब वो उसके करीब था तो उस बार अवनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी रात की ख्वाब हल्के नहीं थे। उसकी पकड़ रणवीर के कंधों पर कस चुकी थी। अवनी जो अब तक दर्द में ही थी वो धीरे धीरे रणवीर के प्यार में चूर हो रही थी। तो अवनी का ये फर्स्ट टाइम ही था उसे ऐसा ही तकलीफ हो रही थी और अब रणवीर को यूं वाइल्ड होता देख पता नहीं रणवीर ने उसकी लिटिल रैबिट को क्या हाल बना दिया था, उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था। करीबन 1 घंटे बाद रणवीर अवनी से अलग हुआ। उसे अपनी बेइंतहा प्यार करने के बाद उसने अवनी के चेहरे को देखा जो अब तक थकान की वजह से नींद में जाग चुकी थी। तभी रणवीर ने अवनी के माथे पर हल्की सी किस की और एक गिल्टी फीलिंग के साथ कहा, जान आई एम सॉरी पर यह ज़रूरी था। हम क्या करें, हम खुद को रोक ही नहीं पाया। आज से कोई भी नहीं कह सकता कि आप हमारी नहीं हैं। आज से हम दोनों हमेशा के लिए एक बंधन में बन चुके हैं। इधर अगली सुबह अभी लिविंग एरिया में इस समय पंडित जी और बाकी सभी घर वाले बैठे हुए थे। तो दादू जी पंडित जी से बोलते हैं कि हमें आज का ही मुहूर्त चाहिए, किसी कीमत पर आज ही मेरे पोते की शादी होनी चाहिए। तभी पंडित जी मुस्कुराते हुए पत्रा पढ़ते हुए बोलते हैं, अरे विक्रम राय जी, आज का मुहूर्त तो सबसे अच्छा निकला है आपके पोते की शादी के लिए, तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। रणवीर के दादू बोलते हैं कि तब तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते की शादी में अब जरा सी भी देरी हो। बस आज के दिन ही हमें जल्दी से तैयारी करनी है। बस आज ही शादी की तैयारी करो और आज ही अवनी और वीर की शादी होगी। बहू जाओ जल्दी से सारी चीज़ों की तैयारियां शुरू करो और सबका मुंह मीठा कराओ। आज मेरे पोते की शादी है। काव्या जी भी सबके लिए मिठाई लेकर आती हैं और सबका मुंह मीठा कराती हैं। शांति हाउस में अभी पूरी तरह से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इधर अवनी और रणवीर दोनों ही अभी एक दूसरे की बाहों में बेफिक्र होकर सो रहे थे। तभी अवनी जो थोड़ा सा कसमसाते हुए उठी तो रणवीर की आंखें भी खुल जाती हैं। रणवीर ने अवनी के चेहरे पर देखा जो अभी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभी रणवीर को कुछ याद आता है। तभी रणवीर अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर एकदम से नॉक हुआ। भाभी भाभी कहाँ पर हैं आप, जल्दी से गेट खोलो। तो अनिका की आवाज़ सुनकर रणवीर अभी बेड से उठा और फिर सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इधर अभी दरवाज़ा खुलते ही अनिका, जिसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी साफ दिखाई दे रही थी, वो सीधा अंदर आई और बोली, ब्रो चलिए, आपको दादू ने बुलाया है शांति हाउस में। आज आप दोनों की शादी है और आप दोनों अभी तक सो रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। चलिए जल्दी से उठ जाइए और हमें अभी बहुत सारी शादी की तैयारियां करनी है और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। जैसे ही अवनी ने ये बात सुनी तो उसकी आंखें अभी शर्म से नीची हो गई थी।
और उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। रणवीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और वो अवनी की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी रणवीर के फ़ोन पर अभी किसी का कॉल आता है और रणवीर बिना किसी भाव के अपने फ़ोन को टेबल पर से उठाता है तो देखता है कि अभी उसके फ़ोन पर विकी का कॉल आ रहा था। रणवीर के चेहरे पर अभी तिरछी मुस्कान आ चुकी थी और उसने जल्दी से कॉल को पिक किया और उधर से आवाज़ आती है, बॉस बॉस, वो हमारा काम हो चुका है। डैनियल और उसके सभी आदमी पकड़े गए हैं और वो सारे हमारे ही कैद में हैं। तो अब बताइए आगे क्या करना है। तो रणवीर ने धीरे अपनी लो वॉइस में कहा कि ओके, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हमसे जो कोई टकराता है उसको हम क्या सज़ा देते हैं। और फिर यहाँ तो मेरी जान की बात थी और मेरे भाई की बात थी, तो उन्हें तो ज़िंदा रहने का बिल्कुल हक ही नहीं है। उधर से विकी ने बोला, जी बॉस, काम हो जाएगा, और फिर फ़ोन को काट दिया। इधर अनिका अवनी के पास आती है और बोलती है, भाभी चलिए ना, जल्दी से आप तैयार हो जाइए, फिर हमें शादी की शॉपिंग भी तो करना है। और दादू ने कहा है कि आप दोनों ही जल्द से जल्द पैलेस पे पहुंच जाएं, तो हमारे पास अभी वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अवनी भी अपना सर हिलाती है और फिर बेड से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर अभी अनिका रणवीर के पास आती है और बोलती है, ब्रो कम से कम आज तो भाभी को अकेला छोड़ दो ना, फिर तो वैसे भी आपके साथ उनको बोर ही होना है और वैसे भी आप कितना उनको हर्ट करते रहते हैं। इतना बोलकर अनिका जल्दी से वहां से भाग जाती है तो रणवीर उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने जाता है। रुक रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इधर अभी अवनी वॉशरूम में शावर ले रही थी और पूरा राय पैलेस अभी फूलों से सज रहा था। चारों तरफ लाइटें लग रही थी और आज सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। सब अपनी अवनी और रणवीर की शादी के लिए अपना 100% दे रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और सभी अपने काम में लग चुके थे। अवनी अनिका दोनों ही मार्केट जाती हैं और अपने लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करती हैं। इसी तरह से शाम के 7 बजे का समय हो चुका था। पूरा शांति हाउस और फूलों से सज चुका था। दादू के चेहरे पर भी बहुत सारी खुशी थी। इधर रणवीर भी अपने दूल्हे के लुक में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पंडित जी आ चुके थे और सभी रिश्तेदार और सभी गेस्ट के आना जाना शुरू हो चुका था। अब इंतजार था अवनी और रणवीर का। तो पंडित जी अभी मंडप में बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। जो रणवीर अभी अभी आकर मंडप में बैठ जाता है और अवनी का इंतजार करने लगता था। तभी पंडित जी बोलते हैं कि अब दुल्हन को भी बुलाइए। तो काव्या जी अनिका, ईरा और एली को इशारा करती हैं अवनी को लाने के लिए। वो तीनों ही हंस कर जाती हैं अवनी को लाने के लिए। इधर अवनी जो शादी के जोड़े में बिल्कुल तैयार बैठी थी, बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही थी। तभी अनिका, ईरा और एली तीनों ही अवनी के कमरे में जाती हैं जहां अभी अवनी उसे तैयार ही मिलती है। वो तीनों ही अवनी को देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि आज अवनी सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो कोई भी उसे देखता तो पागल ही हो जाता। तभी ईरा धीरे से आती है और अवनी की नज़र उतारते हुए बोलती है, वाओ अभी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज तो आपको बॉस देखकर पागल ही हो जाएंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। तभी अवनी नीचे झुकाकर शर्मा जाती है और फिर अनिका बोलती है कि हाँ हाँ भाभी, आप सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। चलिए आप जल्दी से नीचे चलिए, सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और ख़ासकर ब्रो। तभी तीनों ही अवनी को लेकर नीचे आती हैं। अवनी भी सबकी नज़रें से चुराते हुए अपनी नज़र नीचे करके धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी। तो वहीं रणवीर की नज़र जब अवनी से पड़ती है तो उसकी नज़र तो उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अवनी भी धीरे धीरे मंडप के पास आती है तो काव्या जी रणवीर के बगल में उसे बैठा देती हैं और पंडित जी मंत्रों की शुरुआत कर देते हैं। इसी तरह पूरे रीति रिवाज के साथ सभी दुनिया वालों के साथ शादी संपन्न हो जाती है। तभी पंडित जी बोलते हैं कि आप दोनों की शादी अब संपन्न हुई और सभी घर वालों का आशीर्वाद लीजिए, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। रणवीर अवनी के चेहरे पर काफी अच्छी मुस्कान थी। तभी रणवीर अवनी का हाथ अपने हाथों में लेता है और धीरे धीरे सभी घर वालों के आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। रणवीर सबसे पहले दादू के पास आता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो अवनी और रणवीर दोनों ही झुकते हैं और दादू के पैर छूने लगते हैं। तभी दादू अवनी को और रणवीर को उठाते हैं और बोलते हैं कि वीर, हमें माफ
कर दो बेटा, जो हमने इतनी उसी बच्ची को समझ नहीं पाया और उसे इतना परेशान किया। अवनी बेटा हमें माफ कर दीजिए। तभी अवनी दादू के दोनों हाथ पकड़ लेती है और अपनी नम आंखों से प्यारी सी आवाज में बोलती है, दादू प्लीज आप हमसे माफी मत मांगिए। आपने जो भी किया है हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। हमें तो बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। प्लीज आपका आशीर्वाद हमें दीजिए। तभी दादू ने अवनी को अपनी गले से लगाते हुए उसे आशीर्वाद के तौर पर अवनी को बहुत ही खूबसूरत सा एक नेकलेस देते हुए बोला, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, हमेशा खुश रहो। तभी रणवीर के कहने पर अवनी ले लेती है और इसी तरह से अवनी और रणवीर सभी घर वालों का भी आशीर्वाद लेते हैं। सबका आशीर्वाद लेने के लिए अवनी जो अभी शर्मा कर साइड में खड़ी ही थी, तभी रणवीर अवनी को अचानक से अपनी गोद में उठाता है और सभी घर वालों की तरफ देखकर बोलता है, बाय बाय, तो हम कल मुलाकात करते हैं आपसे। आप सब भी जाइए, आराम करिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए। अवनी को गोद में उठाकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ लेकर जाने लगता है। तो इधर सभी घर वाले उसे देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि वीर कहाँ लेकर जा रहा है अवनी को, रुक, अभी तुझे कहीं नहीं लेके जाना है उसे। तभी रणवीर पीछे बिना मुड़े देखता है, नो मॉम, ये तो आज मेरा ही टाइम है, तो प्लीज हमें डिस्टर्ब कोई भी नहीं करेगा। अवनी भी अपने दोनों हाथ रणवीर के गले में डाल देती है और दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे आज एक दूसरे के साथ। इधर सभी घर वाले भी खुशी खुशी सभी अपना काम में लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। कैसी लगी आपको रणवीर और अवनी की लव स्टोरी, कमेंट में बताएं।